So welcome once again to Growth Recipes with Ornet NX. आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कंट्रोल योर स्टोर विथ थर्ड आई। नाउ वी ऑल नो अबाउट द थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिवा। हम सब जानते हैं भगवान शंकर के पास एक तीसरी आंख थी जिससे कि वो जब चाहे किसी को भी डिस्ट्रक्ट कर सकते थे। मगर हम जो आज थर्ड आई की बात करने वाले हैं वो थोड़ी अलग है। यहाँ पे हम कुछ डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। और ये जो हमारी थर्ड आई होगी वो ऑर्नेट एनएक्स से जुड़ी हुई होगी। तो ये कंस्ट्रक्टिव थर्ड आई के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं। विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत ही अच्छी चीज कही थी कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द men and women are merely players. They have their exits and their entrance, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. इसका मतलब है कि ये दुनिया में जो भी लोग आते हैं और जाते हैं वो एक किस्म के कैरेक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, जो कि जिनके की खुद के अपने एग्जिट्स और एंट्रेंस होते हैं और वो अपने समय में काफी रोल प्ले करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है कि हम एज ए जूलर अपने बिजनेस में भी काफी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं उस हर एक रोल के हिसाब से हमें अपना थर्ड आई या तो अपना कंट्रोल हमारे बिजनेस पे रखना पड़ता है। तो एज ए जूलर हम कौन से रोल प्ले करते हैं? आई थिंक सबसे पहला है एज ए मर्चेंडाइजर। we are the owners of one store or maybe multiple stores, मगर या तो हम इस चीज के लिए मर्चेंडाइजिंग के लिए किसी पर्सन या व्यक्ति को असाइन करते हैं, फिर भी हमें उसको सुपरवाइज करना रहता है, या हम खुद इसमें ध्यान देते हैं। दूसरा रोल है मार्केटियर का और तीसरा रोल है फाइनेंशियल कंट्रोलर का। ये तीन रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस के लिए। सबसे पहले आइए देखते हैं कि मर्चेंडाइजर के रोल के मुताबिक हम कैसे अपना रोल निभाते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि हमारे बिजनेस की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी हमारे इस रोल की इफेक्टिविटी पर है। हम कितने इफेक्टिव है इस रोल में, उस पे हमारे पूरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंडेंट है। तीसरी बात, आप में से हर कोई अपना कंपनी का बैलेंस शीट चेक कर लेना, आपका मेजॉरिटी कैपिटल इन्वेंटरी में डिप्लॉय हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज इन इन्वेंटरी। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है ये जानना कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी इज पेइंग यू इनफ, इज इट पेइंग यू इनफ और नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब ये हम एज ए मर्चेंडाइजर हमें ये जानना जरूरी है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स इज योर इन्वेंटरी टर्निंग। इसका मतलब है
कि अगर आपके पास 50 किलो का स्टॉक है तो आप साल भर में 50 किलो बेचते हैं, 100 किलो बेचते हैं या 150 किलो बेचते हैं, कितना बेचते हैं? ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहां पे ज्वेलरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है कि ये इतना टाइम ही टर्न होना चाहिए, क्योंकि हर एक के अपने अपने कस्टमर बेस है, हर एक के अपने अपने स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस है, हर एक के अपने अपने प्रॉफिट मार्जिन है। तो इन सब के हिसाब से we decide that how many times our inventory should be turning, but एक चीज समझ लेना जरूरी है कि our profitability depends upon how many times are we turning over the inventory. अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई यहाँ पे रूल ऑफ थंब नहीं है। हमें वी हैव टू रिमेंबर, यू नो व्हाट सचिन तेंदुलकर सेड वंस। किसी ने सचिन तेंदुलकर को पूछा था कि आप किससे कॉम्पीट कर रहे हो, विद whom आर यू कॉम्पिटिंग? ही सेड माई सेल्फ। उन्होंने जवाब दिया था, मैं अपने आप से कॉम्पीट कर रहा हूं। तो एज ए गुड मर्चेंडाइजर हम सबको अपने आप से कॉम्पीट करना जरूरी है, और अपने आप से कॉम्पीट करने के लिए हमारा जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए वही देखना जरूरी है, राइट? तो इसके लिए ये जो हमारा रोल है, इस रोल में हमें क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहली बात, डिफाइन एप्रोप्रिएट स्टॉक लेवल्स। हमारा जो स्टॉक लेवल्स है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, वो हमें देखना चाहिए। दूसरा, बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीप्लेनिशिंग द स्टॉक। जब हम स्टॉक नया खरीदते हैं उस टाइम पे हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। और तीसरा, फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द स्टोर। तो एज ए मर्चेंडाइजर आपको अपने स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस करना है। आइए देखते हैं कि ये इन सब चीजों में ऑर्नेट एनएक्स हमारी कैसे मदद कर सकता है। हाउ ऑर्नेट एनएक्स कैन बी यूजफुल इन। सबसे पहली बात, डिफाइनिंग स्टॉक लेवल्स। नाउ the first question that each one of us need to ask ourselves is, हमारे स्टोर में कितना स्टॉक होना चाहिए? हाउ मच स्टॉक शुड बी केप्ट इन आवर स्टोर्स? अगर हमने पास्ट में ये नहीं सोचा है तो अब सोचना चाहिए। अगर हमने पास्ट में सोचा है तो हमें बार बार इसको सोचना चाहिए, बार बार इसको रिपीट करना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है कि दिस हैज टू बी प्लान ऑन क्वार्टरली बेसिस। मतलब हर क्वार्टर पे हमें सोचना चाहिए कि हमारा स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा, नॉर्मली क्या होता है कि आप अगले साल और करंट ईयर के क्वार्टरली कंपैरिजंस करते हैं तो नॉर्मली हर एक फेस्टिवल कवर हो जाते हैं, मगर कभी कभी हमें फेस्टिवल्स के लिए अलग से भी सोचने की जरूरत होती है। तो फेस्टिवल्स के लिए अलग सोचने के लिए हमें फेस्टिवल से पहले भी ये स्टॉक लेवल का ख्याल रखना है। अब वो हम कैसे रख सकते हैं? तो हमारा सबसे पहला टूल जो हमें ऑर्नेट एनएक्स देता है वो हम लास्ट ईयर्स के एवरेज स्टॉक और सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कितना सेल हुआ है और उसके सामने आपने कितना स्टॉक रखा था एवरेज, इससे आपको पता चलता है कि
आर योर प्रोडक्ट मूविंग परफेक्टली? और जैसे जैसे आप उतने ही सेल के लिए स्टॉक कम करते जाएंगे, उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हम ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं कि देर इज अ रिपोर्ट अवेलेबल जहां से आप आपका हर एक प्रोडक्ट वाइज कितना सेल, कितना एवरेज स्टॉक था और अभी कितना एक्चुअल स्टॉक है, ये तीनों कंपेयर करते हैं। और तीन जब periodically कंपेयर करते हैं, what was the situation in last year during the same quarter और what is the situation this year during the same quarter, तो उससे हमें पता चलता है कि आर वी मैनेजिंग अवर इन्वेंटरीज एफिशिएंटली और नॉट। तो आपकी तीसरी ये रिपोर्ट पे खुलनी चाहिए। यहाँ पे यू हैव टू कीप अ रेगुलर वॉच एज टू हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको सपोर्ट करेंगे, ये रिपोर्ट कैसे देखना है वो भी आपको बताएंगे। इसमें काफी वेरिएशंस है, इसमें काफी चीजें आप देख सकते हैं। ये पूरा रिपोर्ट हमने ऐसे बनाया है कि आप अपनी मर्जी से उसको कॉलम्स या रोज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज 1-to-1 सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स आपको डेफिनेटली दिखाएंगे। मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपना सेल्स के सामने एवरेज स्टॉक लेवल्स को नजर में रखें। अच्छा, दूसरी बात, ये जो हमने डिसाइड किया कि हमारा कितना सेल था, उसके सामने कितना एवरेज स्टॉक था, उसके ऊपर से हमें बजटिंग करना है कि हमारे स्टोर में कितना स्टॉक होना है। 1 साल 2 साल 3 साल का देख के आपके स्टोर में क्या ट्रेंड है, वो ट्रेंड समझ के डिसाइड कर सकते हैं कि आपके वहां कौन सी चीज में कितना स्टॉक रखना चाहिए। और उसके बाद अपने लिए एक टारगेट बना सकते हैं कि हमें इसको और एफिशिएंट करना है। और एफिशिएंट करना है मतलब हमें और भी अपने एवरेज स्टॉक लेवल को कम करना है और सेल्स को या तो उतना ही रखना है या बढ़ाना है। एज ए मर्चेंडाइजर सेल्स बढ़ाना आपका रोल में नहीं है, वो हम आगे मार्केटियर के रोल में दे। तब में कि आपको क्या देखना है और किस तरीके से आपको एज ए मर्चेंडाइजर एवरेज स्टॉक को कम करना है विज़ सेल्स। ठीक है, ओके। अब दूसरा काम, स्टॉक रिप्लेनिशमेंट। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट मतलब टाइम टू टाइम आपको ये डिसाइड करना है कि नया चीज कौन सा खरीदना है। ठीक है, नाउ फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं तो शायद आपको एवरी डे उसके लिए ऑर्डर्स देने होंगे, अदरवाइज आप वीकली बेसिस पे ये करते होंगे। तो जब भी आप करते हैं तो सबसे पहले लेबल टैग का जो डिटेल रिपोर्ट है इमेजेस के साथ, वो आप जरूर देखिए। इसमें से आपको पता चलेगा कि आपका पास्ट वीक में कौन सी चीज सेल हुई है, ये कौन से सप्लायर की थी, ये कौन से वेट रेंज की थी। तो इसके ऊपर से आप नई परचेज इजीली डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन रिपोर्ट विच यू मस्ट वेरीफाई व्हाइल रिप्लेनिशिंग योर स्टॉक। दूसरा, आपको सेल्स रजिस्टर में एक डेटा एनालिसिस का ऑप्शन है जिससे आपको सप्लायर वाइज सेल्स का डेटा भी मिलेगा।
तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से सप्लायर का परफॉर्मेंस आपके स्टोर में अच्छा है, या तो कौन से सप्लायर का परफॉर्मेंस कौन सी प्रोडक्ट के लिए आपके स्टोर में अच्छा है। तो ये डेटा एनालिसिस का ऑप्शन जरूर देखिए, और उससे भी आपको स्टॉक रिप्लेनिशमेंट मतलब अगला ऑर्डर जब देना है तब पता चलेगा कि वो कैसे देना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, अगर आपने एक रीऑर्डर लेवल डिसाइड किया है, जैसे हमने सबसे पहला देखा था कि आपको पास्ट में कितना सेल करने के लिए कितने एवरेज स्टॉक की जरूरत थी, उसके हिसाब से आप अपना एक रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं कि भाई मैं ये आइटम में मेरा इतना स्टॉक कम से कम होना चाहिए, आइदर इन वेट और पीसीज और बोथ। ठीक है। तो जब आप अपना एक रीऑर्डर लेवल सेट कर देते हैं तो ऑर्नेट में एक ऑप्शन है कि रीऑर्डर लेवल अगर आपने बना दिया तो उसके बाद अगर वो सेल होने के बाद अगर रीऑर्डर लेवल से स्टॉक कम होगा तो आपको अलर्ट भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रहेगी कि हम अपने रीऑर्डर लेवल्स को प्रॉपरली डिफाइन कर दें और उसके साथ एक अलर्ट का सिस्टम भी रख दें, ताकि हमें अगर समझो कोई भी रीजन से स्टॉक रिप्लेनिशमेंट में टाइम लग गया तो एक अलर्ट आता है, तो हमें रिमाइंडर मिलता है कि भाई ये चीज पे हमें इमीडिएटली फोकस करना है। ठीक है। ओके। अब एज ए मर्चेंडाइजर आपका तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। A good merchandiser has to ensure कि स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने शुरू में बताया, आपका स्टॉक कितनी बार टर्न करता है। अगर आज के दिन में वो एक बार टर्न करता है तो क्या आप उसको 1.25 टाइम्स टर्न कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि जब स्टॉक एक बार टर्न करता है तो हम 10% 12% जो भी हमारा मार्जिन होता है उसके हिसाब से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर वो 1.5 टाइम्स हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अब वो 1.5 टाइम्स कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले हमें हमारे जो सप्लायर्स हैं उनका परफॉर्मेंस रेगुलरली चेक करना चाहिए। अब सप्लायर का परफॉर्मेंस क्यों, क्योंकि भाई उनका जो गुड्स आता है क्या वो जल्दी बिकता है, क्या वो देरी से बिकता है, व्हाट इज हैपनिंग विद द स्टॉक्स दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर सप्लायर्स। ठीक है। और उसके लिए MIS रिपोर्ट में जो सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट है वो हमें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने रिपोर्ट रखता हूं। अब अगेन आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ 1-to-1 सेशन में समझ सकते हैं कि ये रिपोर्ट को भी कैसे डिटेल में आप देख सकते हैं, इसमें कैसे चेंजेस चाहिए तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पूरा कस्टमाइजेबल रिपोर्ट है। जो लोग एक्सेल से परिचित हैं वो जानते हैं कि पिवोट टेबल जो बोलते हैं, ये सब रिपोर्ट पिवोट टेबल टाइप्स रिपोर्ट्स हैं, तो इनको आप अपने मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि 2018-19 और 2019-20 का हमारे पास कंपैरिजन है कि कौन सी प्रोडक्ट में कौन से सप्लायर का कितना सेल हुआ था। ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि विच सप्लायर इज डूइंग गुड इन विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये खैर ये सैंपल डेटा होगा, आप डेटा पे मत ध्यान दीजिए, आप कॉलम्स पे ध्यान देना। और आपके सॉफ्टवेयर में जब आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा इंसाइट ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आपको देगा। तो यहां से आपको पता चल सकता है कि हाउ अ सप्लायर इज परफॉर्मिंग in your organization
और उसका परफॉर्मेंस आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे, वैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। या तो अगर कोई सप्लायर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आप उसमें इन्वेस्ट मत करें, या तो उसका इन्वेस्टमेंट कम कर दे। दैट इज ऑल्सो वन वे टू इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ओके। दूसरी बात, आपको कॉन्स्टेंटली स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स को वॉच आउट करता रहना चाहिए कि विच आर योर स्लो मूविंग स्टॉक, और उसको कैसे हमें, तो उसके लिए लेबल डेड स्टॉक एनालिसिस का एक रिपोर्ट अवेलेबल है जो कि इमेज के साथ अवेलेबल है। यू कैन इवन गेट दी इमेजेस। तो मतलब आप अगर आराम से अपने कंप्यूटर पे उसको देख रहे हैं तो आपको सब इमेजेस भी दिखाई देगी, आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये आइटम है, ये इसलिए नहीं चलती है, चलो इसका हम क्या करें, आप सोच सकते हैं। मतलब यू नीड नॉट गो टू सी ईच प्रोडक्ट, क्योंकि वैसे भी नंबर से आपको क्या पता चल सकता है। तो ये रिपोर्ट इमेज के साथ है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए रेगुलरली। इसको देखने से डेफिनेटली आपका ध्यान रहेगा कि फ्यूचर परचेज में आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे सप्लायर वाइज, प्रोडक्ट वाइज स्लो मूविंग आइटम्स कैन बी आइडेंटिफाइड। यहाँ पे हम सप्लायर वाइज, प्रोडक्ट वाइज स्लो मूविंग आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हमारा जो अगला डिसीजन रहता है परचेस का, उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फाइन। सो दैट वाज अबाउट अवर रोल एज अ मर्चेंडाइजर। हमने देखा कि एज अ मर्चेंडाइजर वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अवर कंपनी। हमें हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है। अब हम आते हैं दूसरे रोल पे। हम सब जानते हैं कि हम काफी रोल्स आज की तारीख में भी अपने जीवन में निभा रहे हैं। ठीक है, जैसे यू आर प्लेइंग अ रोल एज अ ओनर इन द शॉप, बॉस इन द शॉप, बट you know, a husband at the home, or a brother or a father or a son. तो ऐसे ये हमारे अलग अलग रोल्स हैं जो हम अपनी बिजनेस में निभाते हैं। तो अब देखते हैं हमारे मार्केटियर के रोल को। तो सबसे पहली बात है कि मार्केटियर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर सेलिंग स्किल्स। आपके पास कैसी भी अच्छी प्रोडक्ट हो, अगर आप ये नहीं जानते कि उसको कैसे बेचा जाए, तो ये सब यूजलेस है। ठीक है, सो द रोल ऑफ मार्केटियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको सुनाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का स्टोरी है, एंड दिस गोज बैक टू 1980, जब ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, मतलब उतना पहचाना, इतना इतना परिचित नहीं था। समवेयर इन 1980s जब आईबीएम ने सबसे पहला कंप्यूटर निकाला, फर्स्ट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, मेन फ्रेम कंप्यूटर उसके पहले भी आते थे। पहला पर्सनल कंप्यूटर जब निकाला, तब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हम विंडोज अभी यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए उनके पास 3 वेंडर्स थे। एक था माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, दूसरा था सीपीएम, और तीसरा था यूसीएसडी। ठीक है, अब आईबीएम ने तो भाई तीनों से कोट मंगाया है कि देखो हम कंप्यूटर बेचने वाले हैं और कंप्यूटर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, इसलिए आप हमें बोल दो कि आप हमें कौन से दोगे, तो हम उस हिसाब से अपने प्राइसिंग में ऑप्शंस दे देंगे। तो सीपीएम ने बोला भाई हम तो आपको पर कंप्यूटर $40 में देंगे। यूसीएसडी ने भी बोला कि हम पर कंप्यूटर $40 या $50 में देंगे। जब आईबीएम ने माइक्रोसॉफ्ट से पूछा, बिल गेट्स से पूछा, तो बिल गेट्स ने बोला कि सर आप हमको एक बार $1000 दे दीजिए,
फिर आपको जितने लोगों को मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बेचना है बेच दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल गेट्स को पता था कि टेक्नोलॉजी में एक वर्जन फाइनल नहीं होता है, नए नए वर्जन आते ही रहते हैं और डेवलपमेंट होता ही रहता है। तो उसने अग्रीमेंट ऐसे किया कि ये जो मेरा MS DOS का ये वर्जन है वो मैं आपको वन टाइम कॉस्ट में बेच रहा हूं $1000 में, आपको जिस तरीके से उसको मार्केट करना है कीजिए। सिचुएशन क्या हुई कि IBM ने अपने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर के साथ 3 ऑप्शन दिए कि आपको CP/M या UCSD का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो आपको $60 एक्स्ट्रा देना होगा, अगर आपको MS DOS चाहिए तो आपको $20 एक्स्ट्रा देना होगा, एंड वी नो रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो the point I am trying to drive is that we need to know how to promote, how to sell our products. एक और एग्जाम्पल है जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, and I do remember because Mr. Mithun Sacheti of CaratLane has been Ornet user when he used to have a showroom in Chennai. और मुझे याद भी है कि मैं और समीर भाई चेन्नई में उनके शोरूम में करीब 2006 या 7 में GJII के कुछ एग्जीबिशन के टाइम पे गए भी थे। Now look at the way he has grown. In 2007 he started the online jewelry selling portal CaratLane. हम जानते हैं कि ज्वेलरी को ऑनलाइन सेल करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, ठीक है, क्योंकि वहां पे टच एंड फील की बात आती है। बट स्टिल ही हैड दैट विजन टू स्टार्ट ऑनलाइन स्टोर, एंड बाय 2016 even the store was making losses, but he could attract Tanishq to invest into CaratLane, right? And today I think Tanishq has got a majority shareholder, because मेरे ख्याल से उस टाइम पे भी कुछ उन्होंने 185 CR जैसा कुछ इन्वेस्ट किया था। Today Tanishq is a majority shareholder, but CaratLane is a very big brand or sub brand of Tanishq. So I think I'm just trying to say that skills of selling your products, your idea is the most important skill, और एज ए मार्केटियर हमें ये स्किल्स के बारे में सोचना है। तो आपको एज ए गुड मार्केटियर क्या इंश्योर करना है? फर्स्ट थिंग, योर टीम इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कन्वर्ट फुटफॉल्स टू सेल। सबसे पहली बात, अगर एक बार कस्टमर हमारी दुकान पे, हमारे स्टोर पे आता है तो क्या हमारे बंदे उनको सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या रेशियो है, और या ये रेशियो कंटिन्यूअसली बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरा, हम हमारे मार्केटिंग बजट को प्रॉपरली स्पेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? आर वी स्पेंडिंग वेल और नॉट? और तीसरा, आर आवर स्कीम्स रियली परफॉर्मिंग वेल? तो ये 3 चीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहली चीज, हाउ गुड आर योर सोल्जर्स? जो लोग वॉर फ्रंट पे हैं वो जानते हैं कि सोल्जर्स हैव टू बी रियली वेल इक्विप्ड, दे हैव टू परफॉर्म, बिकॉज अल्टीमेटली वो परफॉर्म करेंगे, उससे ही हमारा परफॉर्मेंस आएगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात हमें जानना चाहिए, व्हाट इज द कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब आपके स्टोर में कितने वॉक-इन्स हैं और उस वॉक-इन के इनवॉइसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें ही वॉक-इन्स डालने की सुविधा है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपका जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उसको एंड्रॉयड मोबाइल देना है, वो वहीं से एकदम इजीली
फुटफॉल की डिटेल्स डाल सकता है। बाकी इनवॉइस का डिटेल ऑर्नेट के पास है, तो ऑर्नेट आपको इससे बहुत ही अच्छा रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है। और दूसरा हमें देखना है सेल्समैन वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो ऑर्नेट में हमारे पास सेल्समैन का मास्टर बनाने की सुविधा है, और उसमें हम हर एक बिल, हर एक इनवॉइस के साथ एक या एक से ज्यादा सेल्समैन को भी डाल सकते हैं। तो इससे हमको सेल्समैन वाइज सेल्स रिपोर्ट मिलेगा। These two reports can really tell us how good our people are on the store front. ठीक है। और जब आप ये सब देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पे सेल्समैन को अगर इंसेंटिवाइज करना है तो उस पे आप इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं, राइट? सो हियर इज okay, so that was the first part. The second part is where should you spend? Very important. देखिए, आप अपना स्टोर का ब्रांडिंग या प्रमोशन करने के लिए काफी चीज करते हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में ऐड करते हैं, आप होर्डिंग्स लगाते हैं, रेडियो में देते हैं। तो ये सब करने के टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेल है वो, अब जैसे कुछ लोग हैं जिनका सेल नियर बाय सिटीज से आता है, तो आपको सिटी वाइज सेल पता होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनका एरियाज पे डिपेंडेंट होता है, मतलब कौन से एरिया से कस्टमर आए, तो ये एरिया वाइज सेल्स या सिटी वाइज सेल्स आपको एवरी ईयर कंपेयर करना है। ठीक है। अब इसके लिए और कुछ नहीं करना है, यू हैव टू इन्फॉर्म योर स्टाफ कि जब वो किसी भी कस्टमर का अकाउंट डाले तो द एरिया हैज टू बी स्पेल्ड परफेक्टली, उसको प्रॉपरली स्पेलिंग करना है। सिटी का तो खैर मास्टर ही हमने दिया है, there is a city master, so let them select the city from the city master और एरिया प्रॉपर सिलेक्ट करें, ताकि आपको वेट और वैल्यू के हिसाब से कंपैरिजन मिलेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन से एरिया में लास्ट ईयर कितना सेल था, या कौन से सिटी में से लास्ट ईयर कितना सेल था। अगर इस टाइम पे कम है तो डू आई नीड टू कीप माई होर्डिंग इन दिस एरिया और दैट एरिया। तो ये डिसीजंस लेने के लिए आपको ये डेटा बहुत ही यूजफुल हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप लोग अभी कॉस्ट सेंटर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इमीडिएटली आप कॉस्ट सेंटर को ओपन कर दीजिए। कॉस्ट सेंटर क्या है कि हर एक एक्सपेंडिचर के साथ आप एक प्री डिफाइंड लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपका है प्रमोशनल एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में आप ऑप्शंस दे सकते हैं कि इसमें से प्रिंट, होर्डिंग, रेडियो, जो अलग अलग ब्रोशर्स, सेमिनार्स जो भी है, तो आपका बंदा वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की एंट्री करेगा। जैसे आपने किसी को पेमेंट दिया तो वो एंट्री करेगा, तब उसको पूछेगा कि भाई ये जो आप खर्च कर रहे हैं वो प्रिंट के सामने था या होर्डिंग के सामने था या रेडियो के सामने था। अगर मल्टीपल है तो एक ही एंट्री में आप मल्टीपल को डिवाइड कर पाएंगे। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका एडवर्टाइजिंग स्पेंड कहाँ पे जा रहा है, कितना प्रिंट पे गया, कितना होर्डिंग्स पे गया, कितना रेडियो पे गया। दिस यू कैन इमीडिएटली फाइंड आउट, या कितना डिजिटल पे गया। और ये कॉस्ट सेंटर आप हर एक एक्सपेंडिचर के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका सैलरी एक्सपेंस है तो आप उसके साथ मार्केटिंग, फिर परचेज, अलग अलग डिवीजन
के नाम डाल सकते हैं, तो आपको डिवीजन वाइज कहाँ पे कॉस्ट एलोकेट होती है वो भी पता चलता है। या फिर आप सिंपल टेलीफोन एक्सपेंस है, उसमें मोबाइल नंबर डाल देंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कौन से मोबाइल पे कितना स्पेंड हो रहा है, किसका मोबाइल का बिल ज्यादा आ रहा है। तो ये सब सिंपल एनालिसिस आपको इजीली मिल सकती है। कमिंग बैक टू एज ए मार्केटियर आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको ये डेटा मिले कि आपका कितना स्पेंड प्रिंट में, होर्डिंग्स में, रेडियो में हो रहा है। ठीक है। दूसरा, जैसे हमने कल भी बात किया था कि हमारे पास एक कस्टमर फीडबैक का ऑप्शन है, आपके ऐप में ये कस्टमर फीडबैक का ऑप्शन है। तो ये कस्टमर फीडबैक ऐसी बात है कि जहां पे आप क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक क्वेश्चन रखा कि आपने हमारा एडवर्टीजमेंट कब और कहां देखा, और आपने उसके ऑप्शंस डाल दिए, अगर कस्टमर ने फीडबैक के टाइम पे वो ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको पता चलेगा कि कितने कस्टमर्स कौन सी एडवर्टाइजिंग मीडियम से आए हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आपने एक और क्वेश्चन वहां फीडबैक में रख दिया कि पर्पस ऑफ बाइंग, सर आपका परचेज करने का पर्पस क्या था, वेडिंग था, गिफ्ट था, कैजुअल था, क्या था, तो वो पर्पस से भी आपको बहुत ही अच्छा डेटा मिल सकता है कि आपका कितने परसेंटेज कस्टमर कौन से पर्पस से आते हैं, और वो पर्पस के हिसाब से आप अपना फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट प्लान कर सकते हैं। तो ये सब चीज एज ए मार्केटियर इट हेल्प्स यू टू डिसाइड हाउ एंड वेयर यू शुड स्पेंड मनी। ठीक है। ओके। Last but not least, most important is how successful are your schemes. देखिए, हम लोग कभी ना कभी ऑफ सीजन स्कीम देते हैं, अलग अलग स्कीम चलाते हैं, तो हमें हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो स्कीम्स है वो कितनी सक्सेसफुल है। तो उसके लिए हमारे पास एक सबसे पहली बात कि आपको पता ही होगा कि आप डिस्काउंट स्कीम्स अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आइटम बेसिस, इनवॉइस बेसिस, या एजिंग स्टॉक के बेसिस, बर्थडे एनिवर्सरी के बेसिस, प्रोमो कोड के बेसिस, या डिस्काउंट कार्ड के बेसिस, काफी तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट की स्कीम्स डिजाइन हो सकती है। ठीक है। इसके बारे में तो एक पूरा सेमिनार हो सकता है कि आप कैसे कैसे स्कीम डिजाइन कर सकते हैं, उतना वास्ट कवरेज ऑर्नेट में है। मगर आपने जैसे भी डिजाइन किया है, एक डेटा एनालिसिस का जो मॉड्यूल है वो आपको बताएगा कि आपके कौन सी स्कीम में कितना सेल अचीव हुआ था। So how was your scheme performing or how your scheme has performed in past, ये डेटा एनालिसिस से आपको पता चलेगा। तो ये देखने से आपको पता चलेगा कि कौन से स्कीम को रिपीट करना है, किसको आगे नहीं चलाना है। सो दीज आर ऑल्सो द डिसीजंस यू कैन टेक एज अ मार्केटियर। ठीक है। ओके, वी कम टू द लास्ट रोल, दैट इज ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर। ठीक है। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल कंट्रोलर? भाई, पैसा पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, ये जानना भी सबके लिए जरूरी है, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव इनफ कैश फ्लो। कैश फ्लो है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल कंट्रोलर का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट सैम वॉल्टन। शायद आप सब उनको जानते होंगे। सैम वॉल्टन वाज द पर्सन जिसने 1950 में पहला स्टोर लिया जिसका नाम दिया वॉलमार्ट, और आज की तारीख में वॉलमार्ट के 4756 स्टोर्स है, 4756। हम सब सोचते हैं कि ये बड़े लोग हैं, उनका तो सब
टीम्स होगा, सब मैनेज करते होंगे, बट एक चीज हमें समझनी चाहिए कि सैम वोल्टन ने 1950 में तो एक ही स्टोर शुरू किया था, ठीक है। और उसका जब ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लिखा था। आई थिंक टिल द टाइम दैट ही वाज हैविंग सम 40-50 स्टोर्स, तब तक शायद उसका रूटीन ऐसा ही था कि एवरी सैटरडे आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, शायद 2 o'clock ऐसा कुछ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द टाइम एज ऑफ नाउ, बट दे ही हैड डिफाइंड अ टाइम पीरियड कि ये टाइम से ये टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंस के बारे में सोचूंगा और देखूंगा, एवरी सैटरडे ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। अब सी, सैम वॉल्टन या वॉलमार्ट की सक्सेस के पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, मगर ये एक बहुत ही बड़ा रीजन था। आर वी स्पेंडिंग इनफ डेडिकेटेड टाइम on our finance and accounts as a financial controller? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रेगुलरली देखनी ही चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर हमें इंडिया में बिजनेस सक्सेसफुली करना है तो फाइनेंस और कंप्लायंस, ये दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीज के बारे में परफेक्टली पता होना जरूरी है। आइए देखते हैं एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू अ डे इन लाइफ ऑफ अ फाइनेंशियल कंट्रोलर, मतलब सुबह से शाम तक जो एक्टिविटीज करते हैं वहां पे फाइनेंशियल कंट्रोलर को क्या देखना चाहिए। सबसे पहले योर डे शुड स्टार्ट विथ कैश एंड बैंक बैलेंस, ग्रुप वाइज स्टॉक बैलेंस, आइटम वाइज बैलेंस, सप्लायर कस्टमर आउटस्टैंडिंग। ये इसलिए है कि भाई कल का जो भी बैलेंसेस है उसको आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कहाँ रखना है, क्या करना है, ये चीज आपको सबसे पहले देखनी है। स्टॉक बैलेंस इसलिए देखना है कि आपको ओवरऑल पता रहे कि कहाँ पे आपको इमीडिएट डिसीजन लेने की जरूरत है। आइटम वाइज स्टॉक बैलेंस को भी आपको पता रहेगा, और आउटस्टैंडिंग का पता है तो आपको ये भी पता है कि हाउ यू व्हाट डिसीजंस यू मे नीड टू टेक इन अ डे। और ये सब चीज एक रिपोर्ट से मिल जाती है, वो है डेली स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपको देखनी ही है at the beginning of the day. This will tell you a lot about what you need to do in a day, ठीक है। That is the first thing. Second thing कि in the beginning of the day बैंक एंट्रीज को फाइनेंशियल कंट्रोलर को क्रॉस चेक करना जरूरी है। अगर आप करते हैं तो आप या आपका जो भी डिपार्टमेंट हेड है उसको बोलिए। मैं बैंक एंट्री इसलिए चेक करने को बोल रहा हूँ कि ऑर्नेट में एक ऑप्शन है कि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट में वो कार्ड से एंट्री कर सकते हैं ना। यहाँ पे कभी कभी गलती होने की संभावना है, इंटेंशनल अनइंटेंशनल कुछ भी। तो आपको कंफर्म कर लेना है कि कार्ड के सामने जितनी अमाउंट लिखी है उतना बैंक का बैलेंस बैंक में ऐड हो गया है कि नहीं। क्योंकि अगर चेक देता है तो इशू नहीं है, वो चेक ही जाएगा। अगर कैश है तो कैश आपका कैशियर रात को टैली करके गया होगा। कार्ड से जो एंट्री की गई है वो आपको क्रॉस चेक कर लेनी है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज, मतलब यू ऑल आर यू नो क्वाइट इंटेलिजेंट, मगर आप सबको पता भी होगा कि इट इज अ गुड टाइम नाउ टू प्रमोट यूपीआई पेमेंट, जैसे गूगल पे है या यूपीआई है, क्योंकि राइट नाउ देर आर नो चार्जेस ऑन यूपीआई। तो आप शायद अपने बंदों को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं फॉर कलेक्टिंग पेमेंट थ्रू यूपीआई। at least up to 1 lakh if they can collect through UPI, you can save on the bank charges on those payments. So that also could be a good idea to keep in mind. दूसरा है कि हमारा एक डिस्काउंट डिफरेंस रिपोर्ट है, उसको आपको डेली क्रॉस चेक करना चाहिए कि अगले दिन जो भी सेल हुआ है, जो भी डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट अपनी लिमिट्स में है या नहीं, तो ये चेक करना चाहिए। और
प्रीवियस डे के जो भी मॉडिफिकेशंस या डिलीशंस हुए उसके लिस्ट को एक बार चेक कर लेना चाहिए कि भाई ये यू आर अवेयर अबाउट दैट, आपको ओटीपी आया था नहीं आया था, आप जानते हैं कि ये बराबर है या नहीं बराबर है, तो ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, ओके। एंड ऑफ द डे आप सब मेरे ख्याल से डेली एक्टिविटी रिपोर्ट और उसका समरी देखते ही होंगे, या तो आपका जो भी फाइनेंस का हेड होता है वो देखता होगा, बट you have to cross tally all the mode of payments, adjustments or due URD purchase और sales return cross tally करने हैं, mode of payment और receipt wise summary देखनी है, product group wise sales देख लेना है, पेंडिंग लॉट की डिटेल्स देख लेनी है, लेबल एडलेस की समरी देख लेनी है, एक्सपेंसेस एक बार देख लेने क्या है बराबर है कि नहीं, और एडवांस ड्यूरिंग द डे देख लेने। तो ये एंड ऑफ द डे में ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। एंड दूसरा एक काउंटर वाइज आइटम रिपोर्ट है, हम नॉर्मली अपना स्टॉक उससे ही मिलाते हैं, तो वहां पे previous days closing figures must be verified with 2 days opening। कल का मतलब परसों का जो काउंटर वाइज आइटम रिपोर्ट था उसमें जो क्लोजिंग था और कल का जो ओपनिंग था वो टैली होता है कि नहीं। देखो, अगर आपने मॉडिफिकेशन के राइट्स नहीं दिए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर काफी जगह पे हमने देखा है कि मॉडिफिकेशन के राइट्स बंदों को दिए होते हैं, और अगर किसी ने पुरानी डेट में जाके लेबल की एंट्री में कुछ मॉडिफिकेशन या डिलीशन किया तो उसको पकड़ने का एक ही रास्ता है कि अगले दिन का क्लोजिंग और नेक्स्ट डे का ओपनिंग एक बार चेक कर लीजिए। अगर नहीं करना है तो एक हमारा काउंटर स्टेटस रिपोर्ट है, उससे ऑटोमेटिक चेक हो जाता है, उससे आपको यही चीज ऑटोमेटिक मिलती है, तो ये रिपोर्ट देख लीजिए, बट यू मस्ट कीप वॉच ऑन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। ठीक है ना। और जैसे हमने अगले अपने वेबिनार में भी बताया था कि आपका जो डेली काउंटर स्टॉक का एंट्री है उसको या ऐप या कंप्यूटर के जो ऑप्शन है जहां से हर कोई अपना क्वांटिटी डाल सकता है, क्वांटिटी इन वेट, उसी से करवाइए ताकि ये सब रिपोर्ट मिलने में आपको सुविधा रहेगी, ये परफेक्ट मिलेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि वीकली बेसिस पे क्या वेरीफाई करना चाहिए। तो स्टेटस ऑफ अप्रूवल एंड कंसाइनमेंट स्टॉक, ये हमको वीकली बेसिस पे देखना चाहिए। यहाँ पे MIS रिपोर्ट में भी उसका समरी मिल सकता है, तो हमारा जो अप्रूवल और कंसाइनमेंट स्टॉक का क्या स्टेटस है वो हमें वीकली बेसिस पे चेक कर लेना चाहिए। GST के बारे में खास करके अगर अप्रूवल में कोई आइटम 6 महीने से ज्यादा तक पड़ी है तो हमें GST भरने की जरूरत है, तो वो कंप्लायंस भी हमें चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट कीप पेंडिंग द अप्रूवल प्रोडक्ट्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स। उसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट को आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए। ठीक है। ओल्ड गोल्ड का स्टॉक इन टर्म्स ऑफ रिफाइनरी इशू, रिफाइनरी रिसीट एंड अनरिफाइंड स्टॉक, और उसका गेन लॉस भी आपको वीकली बेसिस पे चेक करना चाहिए। ये रिफाइनरी रिपोर्ट जो है उसके जरिए आप चेक कर पाएंगे, तो इससे आपको, बिकॉज ओल्ड गोल्ड इज ऑल्सो वन एरिया जहां से it can give us profitability या it can have a lot of leakage issue, तो इसको भी हमें प्रॉपरली टैप करना है, और एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर ये चीज हमें रेगुलरली देखनी है। ऑन अ मंथली बेसिस आउटस्टैंडिंग एंड पेमेंट ड्यू हमें देखना है, उसके लिए रिसीवेबल पेएबल रिपोर्ट है हमारे पास, और आर्टिजन के अकाउंट्स हैं उसके लिए हमारे पास मेटल करेंसी लेजर है, और
variation between counter stock and book stock, if any, we need to keep a track of that also. ठीक है, कोई भी वेरिएशन है, अनटेक्ड स्टॉक है, वर्ल्ड स्टॉक का और काउंटर स्टॉक का, ये हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए. So these are the reports which we have to check on monthly basis. This, of course, when we say monthly basis, it is like you have to take a call कि आपको लगता है कि आपको बाई मंथली देखना है, महीने में 2 बार देखने की जरूरत है, तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं. तो ये रिपोर्ट्स आपको रेगुलरली देखने चाहिए. ओके, ये हमारा थर्ड वेबिनार था, और हमें जैसे आप लोगों से फीडबैक मिल रहा है कि आपको ये अच्छा लग रहा है, तो हम नेक्स्ट वीक में भी ये वेबिनार सीरीज कंटिन्यू रखने का सोच रहे हैं. और क्योंकि लॉकडाउन भी एक्सटेंड हुआ है और हमें आपसे पॉजिटिव फीडबैक भी मिल रहे हैं, सो वी प्लान टू ऑर्गेनाइज इन द नेक्स्ट वीक टू. और नेक्स्ट वीक का हमारा जो फोकस रहेगा वो डेटा पे रहेगा. सो वी विल बी हैविंग अवर वेबिनार्स अराउंड डेटा एंड रोमांसिंग विथ अवर डेटा विल बी द काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट वी हैव थॉट ऑफ. आप सब अपने फीडबैक हमको चैट के माध्यम से देते रहिए, ये हमारे हौसले बढ़ाते हैं, हमको लगता है कि नहीं, हमें आगे करना चाहिए. अगर आपका फीडबैक नेगेटिव है तो वो भी हमें दीजिए, हम उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अवरसेल्व्स. अगर पॉजिटिव है तो वो भी हमें दीजिए. और खास करके जो पार्टिसिपेंट्स बाद में आए हैं, आप अगर आपका नाम और फोन नंबर एक बार चैट में डाल देंगे तो हमें पता रहेगा, और आपको अगर हमें आपको कांटेक्ट करना है तो सुविधा रहेगी. ठीक है, बाकी जैसे मैंने आगे भी बताया था, हमारे एक्सपर्ट्स, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हम सब अवेलेबल है. लॉकडाउन, अगर आपको कुछ भी डिटेल में समझना है, देखना है, तो हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं. आप जिनके भी साथ काम कर रहे हैं, या तो हमारे इम्प्लीमेंटेशन टीम या सपोर्ट टीम, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो अपना क्वेरी यहीं पे चैट में बता सकते हैं. तो आवर टीम विल कम बैक टू यू, वी विल कॉल यू बैक एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व. नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोम, बुध, शुक्र को 11 से 12 तक फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. टिल देन.